जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऐप के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुजीत वर्मा। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा, ज्योग्राफी क्लास 7 का है, ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर पर्यावरण और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने चट्टान के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 3, जो सीटेट, स्टेट और भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये NCERT बुक से है। जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, तो ये शॉर्ट नोट्स एक समरी की तरह है जो आप कम समय में अच्छा से अच्छा इसमें कर सकते हैं। तो आइए, इसमें पहला पॉइंट है आपका चैप्टर 3 का ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा, जाना होगा। तो इसमें एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ज्वालामुखी भूपर पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यानी पृथ्वी की सतह के नीचे से जब पिघले हुए पदार्थ बाहर निकलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी। दूसरा पॉइंट है आपका भूकंप। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। आप सभी लोग जानते हैं, जो प्लेट है पृथ्वी जिस पे है, जो प्लेटें हैं, तो वो क्या करती है, वो स्थिर नहीं है, वो क्या होती है, गति कर रही है प्लेट, है ना। तो एक दूसरे से टकराती है, तो उससे फिर क्या होता है, कंपन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए भूपर पट्टी है और यहाँ पे आपका कंपन आरंभ हुआ तो ये आपका कहलाएगा उद्गम केंद्र, ठीक है। और जहाँ पर इसका पहला जाएगा कंपन, वो आपका कहलाता है अधिक केंद्र, ठीक है। यानी जहाँ पे पृथ्वी की पहला सतह पर टच होगा वो आपका कहलाता है अधिक केंद्र, और जहाँ पे उद्गम होता है कंपन वो कहलाता है उद्गम केंद्र। आगे चलते हैं। भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंग अथवा अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग, जिसे हम लोग कहते हैं एस तरंग। और तीसरा होता है आपका एल तरंग, जिसे हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय तरंग, है ना। तो 3 प्रकार के तरंगे कौन कौन है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंगे और पृष्ठीय तरंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और तीसरा है आपका लॉन्ग वेव्स, है ना, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। जिस यंत्र से भूकंप का मापन किया जाता है उसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। देखिए, रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता, ठीक है। भूकंप का जो तीव्रता है उसका स्पीड कितना, उस कंपन का, तो वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। इस पर आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होता है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है किसका, जिसका भूकंप की तीव्रता 2.0 हो। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। यानी भूकंप का तीव्रता 5.0 रहेगा तो वो सामान को गिरा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। यानी 5 तक आएगा, 5 में आने से फिर सामान इधर उधर होने लगता है। 6 आएगा तो काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा, 7 आया तो वो तो ज़्यादा ही नुकसान करता है, उससे ज़्यादा आया तो फिर बहुत अधिक क्षति का नुकसान है जो वो झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिर विश्व के कुछ नदियों के नाम जो डेल्टा बनाती हैं। चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, तो इस सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ निकाला गया है। नेक्स्ट है विश्व के कुछ नदियों के नाम जो डेल्टा बनाती हैं, यानी राइन, नील, मिसिसिपी, इब्रो, मैकेंजी, नाइगर। ये साथ में है इब्रो, मैकेंजाई, ठीक है। और इंडिया में है, ये तो आपका वर्ल्ड में हो गया, इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजोल जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है।
979 79 मीटर है ना, 3211 फीट। फीट में बोलेंगे तो 3211 फीट, और मीटर में है तो 979 979। और दूसरा पॉइंट है आपका, उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा। नेक्स्ट पॉइंट है, अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका में है, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मयूरभंज जलप्रपात। मयूरभंज जलप्रपात 399 मीटर इसका है ऊंचाई, उड़ीसा जिला में है। मयूरभंज आपका इंडिया में ही है, जो उड़ीसा जिला में है, राज्य भी बोल सकते हैं। जोग जलप्रपात शिमोग जिला कर्नाटक में है, ठीक है। जोग जलप्रपात आपका कहाँ है? शिमोग जिला में है, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका जलप्रपात, अभी ऊपर जलप्रपात का नाम सुना, तो जलप्रपात के बारे में समझ लीजिए। जलप्रपात होता क्या है? जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोरों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं, यानी नदी के द्वारा जो बहा कर लाई गई पदार्थ होते हैं उसे हम अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के द्वारा लाकर जमा किए गए पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? तटबंध। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग का क्या कार्य होता है, इसे हम लोग जानेंगे। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनके समुद्री गुफा कहते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। यानी समुद्र में जो चट्टानें होती है तो उससे फिर क्या गुफा बन जाता है। गुफा को फिर चट्टान को जब लहरें टकराती है तो चट्टानों को काटते काटते फिर वो और कम रहते हैं चट्टान, तो फिर एक छत के जैसा में सिर्फ बचता है ना, तो बस्ती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। ठीक है। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है, तो दीवार जैसी इन आकृतियों को अस्टैक कहते हैं। गुफा से क्या बना? मेहराब। मेहराब से फिर क्या बना? अस्टैक। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिमनद के कार्य। हिमनद के क्या कार्य है, इसे देख लेते हैं। हिमनद के कार्य, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आपका पवन के कार्य। हवा का क्या कार्य है? रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल देखने को मिलते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालूकण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व बहुत ही ज़्यादा है और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम रहेगा तो भी प्रॉब्लम है और ज़्यादा रहे तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए लिमिट मात्रा में होता है, जिससे हमारे धरती पर जीववासियों के लिए रहने का एक उत्तम व्यवस्था हो पाता है। नेक्स्ट है आपका किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापन में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है तो ठंडे प्रदेशों में जो जमी हुई बर्फ है वो पिघलने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। जल बर्फ पिघलेगा तो समुद्र स्तर में जो पानी है जल का, वो समुद्र का जो पानी है वो उसका जल स्तर क्या बढ़ने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे किन गैसों का कितना प्रतिशत मात्रा इसे देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का आपका 78%, ऑक्सीजन का 21%, आर्गन का है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.03%। अन्य सभी गैसें 0.04% में है। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। पौधे जो है वो सीधा डायरेक्ट वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। जैसे हम लोग डायरेक्ट वायुमंडल से ऑक्सीजन को ले लेते हैं, लेकिन पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं, वो डायरेक्ट वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। यानी जीवाणु जो होते हैं और उनके जड़ों में जो जीवाणु होते हैं तो वे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेकर इसका स्वरूप को बदल देते हैं और वही फिर पेड़ पौधे लेते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा तो जलवायु और मौसम को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है आपका क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे आपको 16 किलोमीटर भी मिलेगा। मौसम की लगातार सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। भूमध्य रेखा पर देखिए आपका 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होगा, ठीक है। लेकिन इसका औसत ऊंचाई जो है क्षोभ मंडल का वो 13 किलोमीटर है। दूसरा है आपका समताप मंडल। तो समताप मंडल जो है इसे हम फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।